जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 15th चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर तरंगें यानी कि वेव्स के हम लोग न्यूमेरिकल्स को इस समय कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, नीचे किसी प्रत्यास्थ तरंग में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगें आती हैं। आप सभी लोग बुक खोल करके देखें। नीचे किसी प्रत्यास्थ तरंग, अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य तरंग के विस्थापन को निरूपित करने वाले यक्ष तथा टी के फलन दिए गए हैं। यानी अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य तरंग के लिए विस्थापन समीकरण यक्ष और टी के रूप में दिया है। यक्ष जो होता है पथांतर होता है या पथ होता है, और टी जो होता है समय होता है, ये सबको पता है। यह बताइए कि इनमें से कौन फर्स्ट कह रहा है प्रगामी तरंग को, सेकंड में कहा जा रहा है अप्रगामी तरंग को, थर्ड में कहा जा रहा है इनमें से किसी को भी निरूपित नहीं करता है। यानी आपको बताना है कि कौन सी तरंग प्रगामी तरंग को प्रदर्शित, कौन सा समीकरण प्रगामी तरंग को प्रदर्शित कर रहा है, कौन अप्रगामी तरंग को प्रदर्शित कर रहा है, और कौन दोनों में से किसी को भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। देखें, ये फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है y इज इक्वल टू, देखें y इज इक्वल टू 2 cos 3x, और फिर दिया हुआ है sin 10t। अब इसके बारे में बताना है कि यह किस समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। अब जरा ध्यान पर देखें, यह एक अलग प्रकार की आवर्ती तरंग है, और ये दूसरा जो समीकरण देख रहे हैं यह एक दूसरे प्रकार का आवर्ती समीकरण है। तो जब हम लोग अप्रगामी तरंग का समीकरण देखे थे तो अप्रगामी तरंग का समीकरण इसी तरह का प्राप्त हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि यह समीकरण अप्रगामी तरंग को प्रदर्शित करता है। यानी अलग अलग आवर्ती फलन हैं और संयुक्त रूप से यह अप्रगामी तरंग को निरूपित करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट रहा। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड पर। यानी फर्स्ट जो था यह अप्रगामी तरंग को निरूपित करता है। अब सेकंड में हम आवे, ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, और फिर यहाँ दिया हुआ है अंडर रूट x माइनस VT, ये दिया हुआ है। अब इसको हमें बताना है कि ये किसको प्रदर्शित करता है। तो एक बात आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये जो फलन है इसमें यक्स और टी के लिए, यक्स और टी के सभी मानों के लिए यह निश्चित नहीं है। तो यह निश्चित नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये न तो प्रगामी तरंग को निरूपित कर रहा है और न ही अप्रगामी तरंग को निरूपित कर रहा है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो
इस तरह का जो समीकरण था, हमने प्रगामी तरंग का भी समीकरण देखा था, अप्रगामी तरंग का भी समीकरण देखा था। यह तरंग न तो प्रगामी, यह समीकरण न तो प्रगामी तरंग को प्रदर्शित कर रहा है और न ही अप्रगामी तरंग को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये याद रखे रहिएगा, पहला वाला अप्रगामी तरंग को निरूपित कर रहा था, दूसरा न तो प्रगामी और न ही अप्रगामी तरंग को निरूपित कर रहा है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में देखें, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 साइन, ये 5x माइनस दिया हुआ है 0.5t, और फिर देखें प्लस इसी में दिया हुआ है आपको 4 cos 5x माइनस 0.5t दिया हुआ है। तो चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, सी को हम देख रहे हैं। देखें, ये जो समीकरण है ये प्रगामी तरंग का समीकरण है। प्रगामी तरंग का समीकरण इसी तरह का होता था, और ये जो है ये भी प्रगामी तरंग का समीकरण है। तो देखिए आप जरा, ये पहला भी प्रगामी तरंग को निरूपित करता है, दूसरा भी प्रगामी तरंग का निरूपित करता है। दूसरी चीज कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। अगर एक जगह प्लस रहता, एक जगह माइनस रहता तो दिशा विपरीत होती, तो जब दिशा विपरीत होती तो अप्रगामी तरंग हो जाता। लेकिन दोनों प्रगामी तरंगें हैं और दोनों की दिशा सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि यह संयुक्त रूप से प्रगामी तरंग को निरूपित करता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट को, फोर्थ पार्ट कह लीजिए या डी पार्ट कह लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos x sin t, और प्लस दिया हुआ है cos 2x, और ये दिया हुआ है sin 2t। जरा देखा जाए तो यहाँ जो है, देखिए क्या है, ये जो समीकरण अब आप दिमाग में रखे रहिए, जब हम आपको प्रगामी तरंग का समीकरण और अप्रगामी तरंग का समीकरण बताए थे, तो अप्रगामी तरंग का समीकरण देखिए, एक अप्रगामी तरंग ये है और दूसरी अप्रगामी तरंग ये है। ये दोनों अप्रगामी तरंग हैं और दोनों अप्रगामी तरंगें यहाँ जुड़ी हैं, यानी दो अप्रगामी तरंगों का यहाँ पर अध्यारोपण हो रहा है। तो दो अप्रगामी तरंग का जब अध्यारोपण होता है तो वहां पर अप्रगामी तरंग ही प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्थ पार्ट या कह लीजिए डी पार्ट है, यह अप्रगामी तरंग को निरूपित करता है। तो याद रखे रहिएगा कि पहला वाला जो समीकरण आपने देखा था, बस ऐसे समझ लो, आपको हम बता दें, अगर साइन कास एक साथ रहेगा तो यह अप्रगामी तरंग को निरूपित करेगा, और साइन कास कुछ भी नहीं रहेगा तो वह किसी को निरूपित नहीं करेगा। यह किसी को निरूपित नहीं कर रहा है, फिर यहाँ पर प्रगामी तरंग को निरूपित कर रहा है। जहाँ साइन कास एक साथ रहता है वहाँ अप्रगामी तरंग को निरूपित करता है। यहाँ देखिए साइन अलग है, कास अलग है, ये प्रगामी तरंग को निरूपित कर रहा है। यहाँ साइन कास एक में है, तो जब एक में रहता है तो अप्रगामी तरंग को निरूपित करता है। इसको आप याद रखे रहिएगा। समीकरण हमने आपको जो प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग का समीकरण हमने बताया था, उन दोनों समीकरणों से तुलना कीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये जो था ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देख लें, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं और चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखें क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया हुआ है, इसको आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखें। दो दृढ़ आधारों के बीच तानित तार, मतलब एक तार है और उस तार को खींच करके उसका दोनों सिरा जो है फिक्स कर दिया गया है। फिक्स कर दिया गया है मतलब तार को बिल्कुल टाइट किया गया है, तना हुआ तार है। तो दो दृढ़ आधारों के बीच तानित तार अपनी मूल विधा में, ध्यान दीजिएगा, अपनी मूल विधा में 45 हर्ट्ज यहाँ पर आवृत्ति दी गई है। 45 हर्ट्ज आवृत्ति से कंपन करता है। तो आवृत्ति n की वैल्यू दी गई है, ये 45 हर्ट्ज दी गई है। 45 हर्ट्ज आवृत्ति में कंपन करता है। इस तार का द्रव्यमान, देखिए तार का द्रव्यमान दिया गया है। तार का द्रव्यमान कैपिटल M हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यह द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम तथा रैखिक द्रव्यमान घनत्व, रैखिक द्रव्यमान घनत्व को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रैखिक द्रव्यमान घनत्व स्मॉल m का मान आपको दिया हुआ है 4.0 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर, यानी ऐसे कह लीजिए कि यह एकांक लंबाई का द्रव्यमान दिया है। तो जानते हैं वास्तव में एकांक लंबाई का द्रव्यमान जो होता है वो m/l होता है। बस l के जगह पे हम 1 कर देते हैं तो कहते हैं कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान वास्तव में m/l होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब देखें तो ज्ञात कीजिए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल पूछा जा रहा है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल v की वैल्यू पूछी जा रही है और इसके b पार्ट में तार में उत्पन्न होने वाला तनाव कैपिटल T की वैल्यू पूछी जा रही है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तार की लंबाई हम ज्ञात कर लें कि तार की लंबाई कितनी है। तो जानते हैं तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए देखें, अगर m में हम m/l से भाग देंगे तो m से m कट जाएगा और l आ जाएगा। यानी हम m में द्रव्यमान में एकांक लंबाई के द्रव्यमान से अगर भाग दे दें तो डोरी की लंबाई हमको ज्ञात हो जाएगी। देखिए कैपिटल M की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻⁻² और ये m/l की जो वैल्यू है ये 4.0 इंटू 10⁻⁻² है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 3.5 और नीचे हो गया 4.0। अगर हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 35, नीचे हो जाएगा 40, फिर 5 से कटा दीजिए, 5 7 35, 5 8 40 हो जाएगा 7/8। अब हम 7 को 8 से डिवाइड कर दें तो ये 0.875 मीटर के इक्वल होता है। 875 मीटर के इक्वल होता है। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं है। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें फर्स्ट में क्या पूछा जा रहा था। तो फर्स्ट में पूछा जा रहा था कि तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखें हम आपको बता दें कि कंपन की मूल आवृत्ति, थियरी में फार्मूले को नहीं बताए थे इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा कि तार के कंपन के मूल आवृत्ति जो होती है, मूल आवृत्ति स्मॉल n,
तार के कंपन की मूल आवृत्ति जो होती है वो V/2L के बराबर होती है। और आपसे V की वैल्यू पूछी जा रही है, तो V की वैल्यू अगर हम निकालें तो N × 2L हो जाएगा। वैल्यू हम रख देते हैं, N की वैल्यू आपने देखा है 45 और ये है 2, और फिर L की वैल्यू आपने देखा है ये है आपका 0.875। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 45 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 90 हो जाएगा, और ये हो गया 0.875। मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अगर दशमलव का 3 अंक हम काट लें तो ये हो जाएगा आपका, देखें 90 से गुणा करना है तो ये 78 दशमलव हो जाएगा 75, यानी 78.75 मीटर पर सेकंड वेग है। तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा था कि उस तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी, तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ये 78.75 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसके बाद हम इसके बी पार्ट को देखते हैं, और देखिए बी पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, जरा इसको देखा जाए। बी पार्ट में आपसे तार में तनाव पूछा जा रहा है। तो जानते हैं अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र होता है V=√T/m, जहाँ m जो होता है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। तो अब यहाँ से अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें तो V² हो जाएगा T/m, या अगर T की वैल्यू हम निकालें तो T हो जाएगा mv²। हम सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू सबका रख लेते हैं। देखिए m की वैल्यू, m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है 4.0 × 10⁻⁻² दिया हुआ है, और इसके बाद जो है v वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 78.75 आपने देखा है। चलिए इसका स्क्वायर हम कर दें तो 78.75 × 78.75 हो जाएगा। अब इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लें तो देखिए इन दोनों का अगर हम गुणा करें, और गुणा करने के बाद फिर अगर हम 4 से गुणा करें, चलिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तब 4 से, यानी पहले उसका स्क्वायर कर लिया जाए और इसके बाद तब 4 से मल्टीप्लिकेशन किया जाए, तो इसका आंसर निकल करके आएगा। इसको आप लोग जल्दी कीजिए। तो देखें अब अगर हम 78.75 का स्क्वायर किए हैं तो ये जो है ये 6091.4625 आया है। इसको आप कर लीजिएगा, और इनटू ये 10⁻⁻² आपका यहाँ बचा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन आप करके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है ये 24,365.85 × 10⁻⁻²। अच्छा, अगर 10⁻⁻² को हम यहाँ से हटा दें तो हटाने के बाद ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी आपकी, देखें ये 243.6585 हो जाएगा। और इसको हम चाहें तो अगर देखिए यहाँ 5 को 1 मानकर इसमें जोड़े हैं तो 9 हो जाएगा, 9 को 1 मानकर इसमें जोड़े हैं तो 6 हो जाएगा, 6 को 1 मान के इसमें जोड़ें तो 7 हो जाएगा, और 7 को 1 मानकर पहले में जोड़ दें तो ये 244 न्यूटन हो जाएगा। इसको आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इसको आप करके ही देखिएगा। ये जो है करने के बाद आप जब कंफर्म हो जाइएगा तब आंसर लिखिएगा, क्योंकि ये जो आंसर हमारा आ रहा है ये लगभग में आ रहा है, और इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको जो कहा जा रहा है वो ये है कि एक सिरे पर खुले तथा दूसरे सिरे पर चलायमान पिस्टन लगी 1 मीटर लंबी, देखिए 1 मीटर लंबी किसी नियत आवृत्ति स्रोत जिसकी आवृत्ति दी गई है 340 हर्ट्ज आवृत्ति का स्वरित्र द्विभुज। स्वरित्र आपने देखा होगा, ये 340 हर्ट्ज का दिया हुआ है, इसकी आवृत्ति आपको दी गई है 340 हर्ट्ज के साथ जब नली में वायु स्तंभ, तो देखें वायु स्तंभ आपको दिया हुआ है 25.5 सेंटीमीटर अथवा 79.3 सेंटीमीटर होता है। यानी L1 और L2 की वैल्यू आपको दी गई है। L1 की वैल्यू यानी प्रारंभिक लंबाई आपको दी गई है 25.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फिर अथवा करके जो दूसरी लंबाई दी गई है वो L2 की वैल्यू है, और ये दिया हुआ है 79.3 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर में ही इसको सॉल्व कर देते हैं, मीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो अनुनाद दर्शाती है, यहीं पर अनुनाद, इन दोनों लंबाइयों पर अनुनाद यानी रेजोनेंस की स्थिति आ जाती है। तो कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला के ताप पर, प्रयोगशाला का ताप यानी रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रयोगशाला के ताप पर वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल यानी कमरे के ताप पर वायु में ध्वनि की चाल भी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अंत संशोधन, तो अंत संशोधन जो होता है एक प्रकार का दोष होता है, जो नॉर्मली वाद्य यंत्र जो होते हैं, बांसुरी वगैरह जो मुंह से फूंक करके बजाने वाले होते हैं, उनके अंदर ये गड़बड़ी होती है। तो ये कहा जा रहा है कि यह मान करके चलिए कि अंत संशोधन नगण्य है। तो अब इस स्थिति में देखिए वायु स्तंभ में ध्वनि की चाल पूछी जा रही है। तो वायु स्तंभ में ध्वनि की चाल जो होती है ये 2n भी, ये होती है 2n, और ये L2 माइनस L1 होता है। ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मूला अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। ये वायु स्तंभ के कंपन के लिए या वायु स्तंभ में ध्वनि की चाल के लिए यह फार्मूला है। हम इसका प्रयोग करेंगे तो V इक्वल टू 2n की वैल्यू 340 दिया हुआ है, और फिर L2 का जो मान है 79.3 और L1 की जो वैल्यू है 25.5 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद देखें कि वैल्यू क्या आ रही है। तो चलिए 2 से तो पहले गुणा कर दे, ये 0, 2 चौके 8 और 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस करिए कि माइनस क्या मिलता है। तो देखिए ये 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से 5 गया 3 हो गया, और फिर यहाँ पर 7 है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 53.8 हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा आपका 36,584 हो जाएगा। चलिए गुणा कर दीजिए, तो ये 36,584 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब सेंटीमीटर प्रति सेकंड को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दें तो इसमें 100 से भाग दे दिया जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका
5.84 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 जो था ये आपका कंप्लीट होता है। ये सारी चीज़ें आप सबको कंप्लीट हुई हैं? यस सर। तो चलिए आप सभी लोग बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करते रहिए और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे उन सबको भी ये पूरा कोर्स अच्छी तरह से कंप्लीट हो रहा होगा। अच्छी तरह से तैयार किए रहिए। 1-2 दिन और हम लोग देखेंगे तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम रिवीजन शुरू करेंगे और इसके बाद एग्ज़ाम के तुरंत बाद क्लास 12 का क्लास शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा और आप वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।